हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवम तिवारी और मैं हूं एक बीएमएस स्कॉलर। तो आइए आज देखते हैं रोग निदान का फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो कि हमें पेपर्स में मिलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है वो है सालमली सालमली कंटक प्राख्या किसके संबंध में है। तो सालमली कंटक प्राख्या कहा गया है विस्फोटक, जो विस्फोटक होता है उसके संदर्भ में कहा गया है सालमली। ठीक है, कंटक को। उसके बाद है व्यंग की तुलना। जो व्यंग है उसकी तुलना आधुनिक मत अनुसार किस व्याधि से की जा सकती है। तो जो व्यंग होता है उसको हम एक्ने के रूप में लेते हैं, लेकिन एक्ने में भी क्या, तो यहाँ पे जो है एक्ने वल्गेरिस जो होता है उसको हम आधुनिक मत अनुसार, मतलब मॉडर्न में व्यंग को हम एक्ने वल्गेरिस मानते हैं। इसके बाद है जो परिकर्तिका है, यहाँ पे परिकर्तिका कहा गया है। ठीक है, तो परिकर्तिका को क्या माना है, तो यहाँ पे परिकर्तिका कहा गया है। अगर परिवर्तिका कहा जाता है, यहाँ पे व लगा हुआ होता परिवर्तिका, तब फिर ये मेड के रोग में आता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो होता है परिकर्तिका, ये जो होता है ये गुद रोग में आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है कि गुद रोग में कौन सा आता है और मेड रोग में कौन सा आता है। ठीक है, फिर है अल्प योनि मुख वाली स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग से कौन सा रोग होता है। अगर अल्प योनि वाली जो स्त्री है उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया जाए तो फिर क्या होगा, तो इसमें जो होता है वो अवपाटिका, मतलब कि जो टीयरिंग है, ठीक है, वो हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम अवपाटिका कहते हैं। इसके बाद आता है कर्ण के अंदर होने वाली पीड़ा युक्त पीड़िका को कहते हैं। जो कर्ण है, कर्ण के अंदर अगर कोई पीड़ा युक्त पीड़िका बन गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है दारुणक, नहीं कहा जाता है अरुणशिका। ये सब जो है ये कपालगत रोग में आते हैं। जल गर्दर भी नहीं कहा जाता है, पांशिक ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। वाल्मीकि का स्थान है, वाल्मीकि जो कहा गया है उसका स्थान किसे माना गया है, तो देखिए ग्रीवा को भी माना गया है, अंश प्रदेश को भी माना गया है, कच्छ प्रदेश को भी माना गया है, करपाद देश को भी माना गया है। मतलब सभी जो हैं वो स्थान वाल्मीकि के कहे जाते हैं। कौन से विसर्प में कफ और पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो जो हमने विसर्प पढ़े हैं उसमें कौन कौन से विसर्प में कफ और पित्त दोष की प्रधानता मानी गई है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे जो है जो कर्दम विसर्प होता है उसमें हमें पित्त और कफ दोष की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो है छर्दी के भेद, छर्दी जो होती है उसके भेद पूछे जा रहे हैं। तो छर्दी के भेद कितने होते हैं, वो भी आचार्य सुश्रुत के द्वारा, यहाँ पे चरक नहीं कहा गया है तो हमें आचार्य सुश्रुत के द्वारा देखना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताए हैं 6 भेद बताए हैं छर्दी के। ठीक है, प्राकृत पित्त में रस होता है, जो प्राकृत पित्त होता है उसमें कौन सा रस प्रधान होता है, तो जो प्राकृत पित्त होता है वो कटु होता है। ठीक है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि अम्लीय होता है, लेकिन नहीं, अम्लीय नहीं होता, वो कटु होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है अम्ल पित्त के भेद कितने होते हैं। तो जो अम्ल पित्त होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ 2 ही भेद बताए गए हैं अम्ल पित्त के। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रसंगाद गात्र स्पर्श निश्वासता है। तो किसने कहा है इसको, जो है किसने कहा है और किस बेसिस पे कहा है, तो ये जो कहते हैं ये सुश्रुत के द्वारा बोला गया है। ठीक है, इसके बाद है अस्थि व मज्जा में होने वाले कुष्ठ होते हैं। जो अस्थि और जो मज्जा में अगर कुष्ठ हो जाए तो उसे क्या माना गया है, तो उसे असाध्य माना गया है। ठीक है, सुख साध्य नहीं माना गया है, कृष्ण नहीं, याप नहीं, असाध्य माना गया है। इसके बाद है असाध्य कुष्ठ के लक्षण क्या कहे गए हैं। तो असाध्य कुष्ठ के लक्षण प्रभिन्न प्रस्तुत अंग ये भी कहा गया है, रक्त नेत्र ये भी कहा गया है, हत स्वरम ये भी कहा गया है। मतलब तीनों ही जो हैं तो कहे गए हैं इसमें। इसके बाद है कपाल कुष्ठ में दोष। जो कपाल कुष्ठ होता है उसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है, तो उसमें वात दोष की प्रधानता मानी गई है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है।
विचर्चिका एवं ऋष्यजीवा कुष्ठ में दोष कौन कौन से होते हैं? तो जो विचर्चिका होता है या जो ऋष्यजीवा होता है, ये दोनों में ही कफ पित्त जो होते हैं वो दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसमें कफ पित्त नहीं, इसमें वात और पित्त दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि कफ पित्त नहीं, वात पित्त होते हैं। इसके बाद है मछली की त्वचा के सदृश होना किस कुष्ठ का लक्षण है? मछली की त्वचा के सदृश बोला गया है, तो एक कुष्ठ को कहा गया है कि ये मछली की त्वचा के सदृश है। ठीक है, फिर कुष्ठ के पूर्व रूप हैं। कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या क्या बताया गया है? तो त्वक सुसुप्ति ये भी कहा गया है, आश्वेद ये भी कहा गया है, त्वक विवर्णता ये भी कहा गया है। तो ये सभी जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये पूर्व रूप के ही हैं। असाध्य सुख दोष, जो असाध्य सुख दोष होते हैं उसको किसके लिए कहा गया है? तो तिल कल के लिए कहा गया है कि अगर सुख दोष हो जाते हैं तो वो असाध्य सुख दोष किसमें मिलेंगे? तिल कल में। इसके बाद है फिरंग के उपद्रव में क्या क्या बताया गया है? तो फिरंग के उपद्रव में नाशाभंग, जी हाँ, अस्थिशोष, हाँ, अस्थि वक्रता, ये जितने भी हैं ये सब फिरंग रोग के उपद्रव में कहे गए हैं। इसके बाद है विशीर्ण माशम कृमि भी प्रजागंधम मुष्का अवशेषम परिवर्ज्य ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये कहा गया है उपदंश के संदर्भ में, लेकिन इसमें भी जो ये मुष्क अवशेषम जो वर्ड आ रहा है ये उपदंश के असाध्य लक्षणों में कहा गया है। ठीक है, उपदंश के कितने भेद होते हैं? तो उपदंश के जो है हमने 5 भेद पढ़े थे। उसके बाद है रूह मण व्रण का लक्षण है। जो रूह मण कहते हैं हम, उसके लक्षण क्या मिलता है हमें? तो कपोत वर्ण का किनारा होना, जी हाँ, आर्द्रता रहित होना, दोनों ही जो हैं वो रूह मण व्रण में मिलते हैं हमें, जबकि जीवा के तल के सदिश ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हिक्का तथा आटोप किस स्थान की वृद्धि का लक्षण है? हिक्का और जो आटोप है वो किस स्थान की वृद्धि का लक्षण है? तो हिक्का और आटोप मिलता है हमें नाभि में जब वृद्धि होती है तो उसमें हमें हिक्का और आटोप मिलता है। असाध्य उदर रोग का लक्षण क्या माना गया है? तो असाध्य उदर रोग का लक्षण सून अक्षम ये भी है, कुटिल उपस्थम ये भी है, तनु त्वचम सभी जो हैं वो माने गए हैं। जलो उदर लक्षण है। जलो उदर लक्षण किसका किसका माना गया है? तो यहाँ पे जलो उदर जो है परिवृत्त नाभि, इसमें भी जल उदर मिलता है। उदर का स्निग्ध होना इसमें भी मिलता है। पूर्वम इव अम्बुना ये भी है, तो पूर्ण इव अम्बुना ये भी है। तो इनमें जो सभी हैं वो जलो उदर के लक्षण हैं। इसके बाद है उदर में नाभि के नीचे वृद्धि किस रोग में मिलती है? उदर में नाभि के नीचे वृद्धि कही जा रही है, तो इसको आप देखेंगे कि जो है बद्ध गुदोदर में नहीं मिलता है, जल उदर में नहीं, प्लीहा उदर में नहीं, ये मिलता है परिश्राव उदर में। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है प्राकृतस्थ दोषों का स्वस्थान से हटना कहलाता है। जो प्राकृतस्थ दोष होते हैं उनका स्वस्थान से हटना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं आशय अपकर्ष। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि अपने आशय से हट जाना, तो आशय अपकर्ष कहते हैं। इसके बाद है सुश्रुत अनुसार प्रमेह पीड़िकाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो यहाँ पे प्रमेह पीड़िका जो सुश्रुत ने कहा है उन्होंने 10 कहा है। ठीक है, इसके बाद जो है निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है? शोथ में जो है उपद्रव नहीं है, निम्न में से कौन सा? तो वमन होता है, मूत्रकृच नहीं होता है, श्वास होता है, अतिसार होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा खा नंबर का जो है मूत्रकृच वो नहीं होता। इसके बाद आस्वेद के लक्षण कहे गए हैं। तो आस्वेद के लक्षण क्या कहे जाते हैं कि बहिर्वेगी ज्वर का नहीं, ये आस्वेद के लक्षण नहीं है। अंतर्वेगी ज्वर में क्या होता है, ये आस्वेद के लक्षण कहे गए हैं। ठीक है, इसके बाद है वातिक सन्निपातज ज्वर का काल, जो वातिक सन्निपातज कह रहे हैं तो 7 दिन का होता है। ठीक है, फिर विषम ज्वर होता है। विषम ज्वर जो होता है वो उसको क्या माना गया है? तो उसको त्रिदोषज कहा गया है विषम ज्वर को।
कफ प्रधान चतुर्थक ज्वर का लक्षण है। जो कफ प्रधान चतुर्थक ज्वर का लक्षण क्या कहा गया है कि जंघा में जब पीड़ा होती है तो उसको मानते हैं कि ये कफ प्रधान चतुर्थक ज्वर है। सिर की पीड़ा को नहीं, उपरोक्त दोनों नहीं, अरुचि को नहीं। सुश्रुत के अनुसार अन्य धुष्क पर्याय विपर्याय ज्वर में दोष अधिष्ठित रहते हैं। जो अन्य धुष्क है उसमें किसमें दोष अधिष्ठित रहते हैं, तो इसमें अमाशय और हृदय दो प्रदेश में अन्य धुष्क में जो है दोष अधिष्ठित हो जाते हैं। गात्र नेक्स्ट जो है वो है गात्र विक्षेपण, कंठ कुंजन, अस्थिशूल, अतिसार, वमन आदि का लक्षण किस ज्वर में मिलता है। गात्र विक्षेपण, कंठ कुंजन, अस्थिशूल और अतिसार, ये जो है ये हमें जो है ये मिलता है अस्थिगत ज्वर में। ठीक है, अस्थिशूल अस्थिगत ज्वर में, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद है असाध्य ज्वर है। असाध्य ज्वर किसे माना गया है, तो असाध्य ज्वर यहाँ पे आप देखेंगे कि अस्थि धातुगत को नहीं माना गया है। पहले तो ये सभी साध्य होते हैं, उसके बाद अगर लेट फेज हो जाता है तो उसमें असाध्य मानते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में ये सब साध्य होते हैं। तो यहाँ पे जो शुक्र धातुगत अगर चला जाता है तो वो असाध्य ज्वर है एक तरह से। इसके बाद है तरुण ज्वर में आस्वेद का कारण क्या है। जब तरुण ज्वर होता है तो उसमें आस्वेद का कारण क्या माना गया है, तो उसमें जो है उसमें कहते हैं कि जो स्रोतों में होती है रुकावट और अग्नि का स्थान जो होता है वो अपने स्थान से हट जाती है, तो दोनों ही जो है वो माना गया है तरुण ज्वर के लिए। किस गुल्म का स्थान, रूप, लक्षण अनियत है। जो गुल्म होता है उसमें स्थान, रूप और लक्षण जो है वो अनियत मिलता है हमको, तो ये वातज में मिलता है सिर्फ। इसके बाद है रक्त गुल्म का कारण क्या माना गया है, तो रक्त गुल्म का कारण ऋतुकाल में स्त्री का अन आहार, मतलब आहार विहार ठीक से ना करना या गलत आहार विहार का सेवन करना, वेग अवधारण, जी हाँ वमन, तो ये वेग धारण में ही वमन भी आ जाएगा। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि ये सभी जो है ये रक्त गुल्म के कारण बताए गए हैं। चरक के अनुसार गुल्म की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो चरक ने बताया है कि 3 अवस्था होती है गुल्म की। अधो स्वेदो अंग गंध शिथिलांगता, ये किसके परिवेश में कहा गया है, तो ये कहा गया है प्रमेह के पूर्व रूप में कि स्वेद और अंग गंध और शिथिलांगता ये जो है ये प्रमेह में कहा गया है। कौन सा कुष्ठ सुश्रुत ने माना है, तो इसमें जो है अरुण कुष्ठ भी माना है, कपाल कुष्ठ भी माना है, मंडल कुष्ठ नहीं माना है, तो ये दोनों जो है उसको सुश्रुत ने माना हुआ है। फिर है काकड़क कुष्ठ में दोष जो होते हैं वो तीनों दोष होते हैं। वातज प्रमेह में असाध्य का कारण क्या माना गया, वातज प्रमेह जो होता है उसमें असाध्य का कारण क्या माना गया है, तो असाध्य का कारण माना गया है विषम क्रिया नहीं, महात्य इसे माना गया है, और एक शीघ्र धातु विनाश ये भी माना गया है प्रमेह में। वातज प्रमेह में ये 2 माने गए हैं, मतलब खा और गा, ये 4th आंसर जाना चाहिए। किस रोग में सदैव वात की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें वात की रक्षा करनी चाहिए, तो देखिए राजेश क्षमा नहीं, उन्माद नहीं, इसमें जो है गुल्म जो होती है वो वात की वजह से ही होती है, तो इसमें जो है वात की रक्षा हमें करनी चाहिए। प्रमेह का मुख्य रूप से प्रधानता होती है, प्रमेह में मुख्य रूप से किसकी प्रधानता मानी गई है, तो हमें पता है कि इसमें जो है कफ की प्रधानता के कारण ही जो हमें प्रमेह होता है। ठीक है, इसके बाद है मूत्र का ऊपर का भाग स्वच्छ व नीचे का भाग गाढ़ा होने का लक्षण ये किस में हमें मिलता है, तो ये हमें मिलता है सांद्र में नहीं, सांद प्रसाद में है। जब यहाँ पे 2 नाम आ जाते हैं सांद और प्रसाद, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, तो इसलिए इसका जो है 2 भागों में मिलता है। ठीक है, तो नीचे का भाग जो होता है वो गाढ़ा मिलता है और ऊपर का भाग स्वच्छ मिलता है। उसके बाद आता है बार बार मूत्र त्याग किस प्रमेय में होता है, बार बार जो है वो मूत्र त्याग किस प्रमेय में होगा, तो इनमें जो है स्नेर में जो होता है उसमें बार बार स्नेह पे बार बार मूत्र का त्याग होता है। अम्ल मेह माना है, अम्ल मेह किसने माना है, तो अम्ल मेह माना है सुश्रुत ने। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राजेश क्षमा का पूर्व रूप क्या माना गया है, तो राजेश क्षमा का जो पूर्व रूप माना गया है वो प्रतिसाय को भी माना गया है,
स्त्री और मध्य का सेवन की इच्छा को भी माना गया है, और केश नख आदि का वर्धन जो होता है वो भी राजेश क्षमा के पूर्व रूप में आता है। तो यहाँ पे जो सभी हैं वो राजेश क्षमा के पूर्व रूप कहे गए हैं। थैंक यू।